दोस्तों, आज कहानी बांग्लादेश की, उस बांग्लादेश की जहां पे लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, चुन चुन कर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और आज बात बांग्लादेश की नमक हरामी पर भी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस बांग्लादेश को हिंदुस्तान और उसकी फौज ने 71 के युद्ध में पाकिस्तान से अलग कराया, जीत दिलाई, आज वही बांग्लादेश हिंदुस्तान को ही आंखें तरेर रहा है। और यह सब कुछ हो रहा है कठपुतली सरकार की वजह से। वहां के सरकार के फिलहाल जो मुखिया हैं, मोहम्मद यूनुस, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा है, उसी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, कत्लेआम मचा हुआ है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बच्चे तक को छोड़ा नहीं जा रहा है। और उसी बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख को, चिन्मय प्रभु को, वहां की सरकार और सेना ने गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। बांग्लादेश की आज जो स्थिति है वो बिल्कुल अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के रास्ते पर है। और बांग्लादेश इसी तरह अगर अपने देश में कट्टरपंथियों को बढ़ावा देता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह कंगाल और फटेहाल हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश अब कट्टरपंथियों के गिरफ्त में पूरी तरह आ चुका है। जब से शेख हसीना सरकार वहां गिरी, लोगों ने एक साजिश के तहत शेख हसीना सरकार को अस्थिर किया, गिराया। और अब जिस बांग्लादेश के बंटवारे के समय, विभाजन के समय, जो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट था, तो जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली उस समय जिन कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान का साथ दिया था, आज वही कट्टरपंथी संगठन और उसके मौलाना बांग्लादेश की सड़कों पर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी एजेंडे को अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश दूसरी तरफ म्यांमार की अराकान आर्मी से भी घिर चुका है। म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सीमाओं में घुसकर उस पर अपना अधिकार जमाना भी शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के विजय दिवस के उपलक्ष्य में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में ट्वीट कर बधाई दी और उन्हें याद दिलाया कि 71 के युद्ध में जिन 1600 भारतीयों ने शहीद होकर अपनी कुर्बानी देकर बांग्लादेश की संप्रभुता को बचाया, उसे एक देश के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी, आज बांग्लादेश भारत और भारतीय सेनाओं के उस बलिदान को भूल चुका है। और इतना ही नहीं, न सिर्फ भूल चुका है बल्कि भारत सरकार और भारतीय सेना के उस शौर्य पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। बांग्लादेश की सरकार और उसके कानूनी सलाहकार ट्वीट कर रहे हैं और इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का कोई योगदान नहीं था, उसने बस छोटा सा सहयोग किया था। लेकिन जो 1600 लोग, जो 1600 फौज भारत के शहीद हुए, पाकिस्तानी सेना ने अगर घुटने टेके थे तो वो भारतीय सेनाओं के सामने घुटने टेके थे। 71 के युद्ध में जिस सरेंडर लेटर पे हस्ताक्षर किया था पाकिस्तान की सेना ने, वो इतिहास में दर्ज है और इतिहास गवाह है कि पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था, ना कि बांग्लादेशी सेना के सामने। और आज जिस बांग्लादेश को भारत ने न जाने कितने परियोजनाओं की सौगात दी, जिस बांग्लादेश में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर और आधारभूत संरचनाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, आज उसी बांग्लादेश में भारतीय उद्यमियों और हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश की जो सरकार है, जो अंतरिम सरकार कहते हैं, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो सरकार है, तो कई इंटेलेक्चुअल्स और लोगों का मानना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, कहते हैं कि जो डीप स्टेट है, डीप स्टेट ने
पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसे पुरस्कारों का आयोजन कर रखा है, ऐसे कुछ पुरस्कार बना रखे हैं जिसे देने के बाद अगला व्यक्ति उसका मुरीद हो जाता है। आप कहिए तो बहुत तरीके से ये जो डीप स्टेट है वो अगले व्यक्ति को अपने गिरफ्त में ले लेता है और फिर उससे एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज है वो करवाता है और अंजाम देता है। मोहम्मद यूनुस कहीं ना कहीं इसी तरह का एक चेहरा है। मोहम्मद यूनुस को अंतर्राष्ट्रीय नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया। अमेरिका का डीप स्टेट और इंटरनेशनल कम्युनिटी मोहम्मद यूनुस को अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और मोहम्मद यूनुस से वो सारे काम करवा रहा है जो सीधे तौर पे दखल देकर वो हिंदुस्तान में नहीं कर सकता, वो बांग्लादेश के जरिए मोहम्मद यूनुस से करवा रहा है। ये डीप स्टेट भारत के विरोधी पार्टियों के नेताओं को भी अपने फेवर में लेने के लिए उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देता रहता है और उनसे भी संसद में विरोध के नाम पे वो तमाम हथकंडे अपनाता है जिससे कि यहाँ की विकास को अवरुद्ध किया जा सके। मोहम्मद यूनुस आज जिन कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहा है वो कट्टरपंथी आने वाले समय में बांग्लादेश को तालिबान बनने में ज़रा भी समय नहीं लगाएंगे। हालांकि बांग्लादेश में अभी से ही तालिबानी झंडा लहराने लगा है और मोहम्मद यूनुस आंखें बंद कर उन सभी को प्रश्रय दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस साइलेंटली ऐसी घटनाओं से अपने आप को अलग कर लेते हैं जिसमें हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और भी समुदाय पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार जो हो रहा है वो हिंदुओं पर हो रहा है। जिस तरह से आज़ादी के बाद पाकिस्तान में धीरे धीरे हिंदुओं की आबादी घटती गई और जिस पाकिस्तान में बांग्लादेश बंटवारे के पहले हिंदुओं की आबादी 25 से 30% थी, बांग्लादेश बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 15% तक थी। आज उस पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 2 या 3% से भी कम होकर रह गई है। जिस अफगानिस्तान में हिंदुओं की आबादी कभी लाखों में हुआ करती थी, कहा जाता है कि आज उस अफगानिस्तान में आपको 100 या 50 हिंदू भी नहीं मिलेंगे। अब उसी राह पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं को, हिंदू उद्योगपतियों को और आम लोगों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और उनके जो प्रतिष्ठान हैं, दुकान है, उन्हें जलाया जा रहा है। उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो या तो बांग्लादेश छोड़कर चले जाएं या वहां कन्वर्ट हो जाएं, इस्लाम स्वीकार कर लें। कट्टरपंथियों का एक ही नारा है कि बांग्लादेश में अब इस्लाम का बोलबाला होगा। इसी कारण कट्टरपंथी हर उस हिंदू संगठन और हिंदू को टारगेट कर रहे हैं जो उनकी राह में रोड़ा बनकर खड़ा है। बांग्लादेश आज आईएसआईएस की राह पर है। तालिबानी ताकतें वहां हावी हो चुकी हैं। कई कट्टरपंथी मौलाना सक्रिय हो चुके हैं और बांग्लादेश को एक विशुद्ध इस्लामिक राष्ट्र के रूप में डेवलप करना चाहते हैं और इसी क्रम में वो हिंदुओं पर अपने अत्याचार को जारी रखे हुए हैं। बदकिस्मती कि हिंदुस्तान अपने तीनों तरफ से, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान और अब इधर बांग्लादेश, इन तीन तरफ से हिंदुस्तान 3 ऐसे मुल्कों से घिर चुका है जहां कट्टरपंथी, चरमपंथी इस्लामिक नेता हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ दिन रात जहर उगलते हैं और उनका एक ही टारगेट होता है कि इस्लाम के अलावा अन्य जो भी समुदाय है उन्हें कन्वर्ट करके अपनी श्रेणी में शामिल करना। बांग्लादेश के विजय दिवस के दिन मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के जो निर्माता रहे शेख मुजीबुर रहमान का नाम तक अपने भाषण में मोहम्मद यूनुस ने नहीं लिया। बांग्लादेश की जनता के कई वीडियोस इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे वायरल हैं जिसमें शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के योगदान को न सिर्फ चुन चुन कर डिस्ट्रॉय किया गया, बल्कि आज भी बांग्लादेश में कट्टरपंथी और चरमपंथी जो हैं वो चुन चुन कर उन निशानों को मिटा रहे हैं जो शेख मुजीबुर रहमान, उनके परिवार और उनके योगदान का साक्षी है, गवाह है। बांग्लादेश के आज़ादी के भाषण में न सिर्फ
शेख मुजीबुर रहमान के योगदान को दरकिनार किया गया, बल्कि एक बिल्कुल परफेक्ट पपेट पीएम की भाषा मोहम्मद यूनुस बोल रहा था। मोहम्मद यूनुस एक मुखौटा है, लेकिन उसकी आड़ में कई कट्टरपंथी संगठन, इस्लामिक संगठन और जमात अपना जो जाल है वो बांग्लादेश के अंदर फैला रहा है। जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आए दिन बम धमाके होते रहते हैं और कट्टरपंथी इस्लाम और शरीयत के नाम पे ऊल जलूल हरकतें और कानून आम लोगों पर थोपना चाहता है, जल्द ही वो समय आएगा जब बांग्लादेश गृह युद्ध की आग में जलेगा, झुलसेगा और एक तरफ से म्यांमार, दूसरी तरफ चीन भी बांग्लादेश पर नजरें गड़ाए बैठा है। और पुनः एक बार बांग्लादेश के अगर कोई काम आएगा तो वो होगा हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से उदारवादी रहा है, कभी भी दूसरों के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करता है, बल्कि उसकी संप्रभुता की रक्षा करता है। हिंदुस्तान के करोड़ों के प्रोजेक्ट आज भी बांग्लादेश में हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश फला फूला और उसके लोगों को कई सुविधाएं मिली। लेकिन आज बांग्लादेश को सब कुछ भूल चुका है। नमक हरामी की पराकाष्ठा पार कर चुका बांग्लादेश वो दिन दूर नहीं जब हर एक चीज के लिए मोहताज हो जाएगा। और इसी आड़ में चीन जैसे राष्ट्र जो उस पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, उन्हें जरा भी देर नहीं लगेगी बांग्लादेश के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने में। ये बांग्लादेश को अंदाजा भी नहीं है। कट्टरपंथियों के चंगुल में फंसा बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस की कठपुतली सरकार के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क बचा है जहां हिंदू सुरक्षित हैं? क्या सनातन एकमात्र ऐसा रिलीजन बचा है जो बाकी सारे रिलीजन का रिस्पेक्ट करता है और उन सभी को अपने अंदर समाहित करता है? वहीं कुछ कट्टरपंथी अपने धर्म, अपने रिलीजन के प्रचार प्रसार में दूसरों के दमन और उत्पीड़न से बाज नहीं आते। कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दीजिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।